क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुनील ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर खड़े चाचा ने कहा, चाचा आप ही का तो घर है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? सुनील ने चाचा की बैग उठाते हुए कहा और हंसते हंसते दोनों घर में आ गए। सुनील ने सोफा दिखाते कहा, चाचा आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, कहते हुए चाचा बैठे। सुनील पानी लेके आया। चाचा जी पानी। सुनील ने चाचा को पानी देते हुए कहा, कब तक तू पानी पिलाएगा? चाचा ने पानी पीकर ग्लास टेबल पे रखते हुए कहा। सुनील ने कहा, चाचा जी अब घर में अकेला ही तो हूँ, मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट के बाद। दुहखी स्वर में, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला नहीं रहने दूंगा। चाचा ने हंसते हुए कहा, तेरी शादी करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। सुनील ने बात बदलते हुए पूछा, चाचा जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे तूने घर शहर से दूर लिया है तो दिक्कत तो होगी ही ना। मैं बाजू के घर में चला गया था। अच्छा हो तेरे पड़ोसी का उसने बताया कि तू यहाँ पे रहता है। चाचा ने हंसते हुए कहा, पड़ोस में राकेश रहता है, वो भी मेरी तरह अकेला ही रहता है। सुनील ने कहा। चाचा के आने से सुनील बेहद खुश था। हो भी क्यों ना, आखिर इतने बड़े घर में अकेला जो रहता था, अकेलापन काटने को दौड़ता था। चाचा जी मेरा ऑफिस यहाँ से नजदीक ही है, इसीलिए यहाँ पे घर लिया है। सुनील ने चाचा को देखते हुए बोला। चाचा ने कहा, ऑफिस से कुछ दिन छुट्टी रख दे, तेरी शादी के लिए लड़की देखने जाना है। इतनी जल्दी क्या है? सुनील ने शर्माते कहा, अच्छी लड़की है, तू देख लेना, पसंद आए तो शादी कर लेना। चाचा ने समझाते हुए कहा। सुनील ने कहा, ठीक है। सुनील ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और चाचा के साथ गांव में लड़की देखने चला गया। आइए बैठिए। लड़की के पापा ने सुनील और चाचा जी को कहा। सुनील और चाचा खटिया पर बैठकर लड़की का इंतजार करने लगे। सुनील सोच रहा था, चाचा जी कहाँ पे लड़की दिखाने लाए हैं? इसके बाप को देखकर तो लगता है लड़की काली और मोटी होगी। लगे भी क्यों ना, वहां का नजारा कुछ ऐसा था। 2 कमरों का छोटा सा घर था। उसके पिता कुर्सी पर बैठे थे, लगता था कुर्सी अभी टूट जाएगी, और उसके पिता का रंग इतना काला था कि कोयला भी उसके सामने सफेद नजर आए। अरे वर्षा, चाय लेके आना, लड़की के पिता ने आवाज लगाई। सुनील सोच रहा था ना जाने कैसी दिखती होगी। वर्षा को आते सुनील ने देखा और वो चौंक गया। जितने उसके पिता काले उतनी ही वो सफेद थी। उसकी काया पतली ना मोटी थी। हरे रंग की साड़ी में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भारतीय नारी की तरह ही उसका देह था। सुनील ने चाय पीते पूछा, आप क्या करती हैं? अभी कॉलेज पास किया है। चाचा समझ गए थे सुनील को लड़की पसंद है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुनील ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर खड़े चाचा ने कहा, चाचा आप ही का तो घर है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? सुनील ने चाचा की बैग उठाते हुए कहा और हंसते हंसते दोनों घर में आ गए। सुनील ने सोफा दिखाते कहा, चाचा आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, कहते हुए चाचा बैठे। सुनील पानी लेके आया। चाचा जी पानी। सुनील ने चाचा को पानी देते हुए कहा, कब तक तू पानी पिलाएगा? चाचा ने पानी पीकर ग्लास टेबल पे रखते हुए कहा। सुनील ने कहा, चाचा जी अब घर में अकेला ही तो हूँ, मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट के बाद। दुहखी स्वर में, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला नहीं रहने दूंगा। चाचा ने हंसते हुए कहा, तेरी शादी करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। सुनील ने बात बदलते हुए पूछा, चाचा जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे तूने घर शहर से दूर लिया है तो दिक्कत तो होगी ही ना। मैं बाजू के घर में चला गया था। अच्छा हो तेरे पड़ोसी का उसने बताया कि तू यहाँ पे रहता है। चाचा ने हंसते हुए कहा, पड़ोस में राकेश रहता है, वो भी मेरी तरह अकेला ही रहता है। सुनील ने कहा। चाचा के आने से सुनील बेहद खुश था। हो भी क्यों ना, आखिर इतने बड़े घर में अकेला जो रहता था, अकेलापन काटने को दौड़ता था। चाचा जी मेरा ऑफिस यहाँ से नजदीक ही है, इसीलिए यहाँ पे घर लिया है। सुनील ने चाचा को देखते हुए बोला।
चाचा ने कहा, ऑफिस से कुछ दिन छुट्टी रख दे, तेरी शादी के लिए लड़की देखने जाना है। इतनी जल्दी क्या है? सुनील ने शर्माते कहा, अच्छी लड़की है, तू देख लेना, पसंद आए तो शादी कर लेना। चाचा ने समझाते हुए कहा। सुनील ने कहा, ठीक है। सुनील ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और चाचा के साथ गांव में लड़की देखने चला गया। आइए बैठिए। लड़की के पापा ने सुनील और चाचा जी को कहा। सुनील और चाचा खटिया पर बैठकर लड़की का इंतजार करने लगे। सुनील सोच रहा था, चाचा जी कहाँ पे लड़की दिखाने लाए हैं। इसके बाप को देखकर तो लगता है लड़की काली और मोटी होगी। लगे भी क्यों ना, वहां का नजारा कुछ ऐसा था। 2 कमरों का छोटा सा घर था। उसके पिता कुर्सी पर बैठे थे। लगता था कुर्सी अभी टूट जाएगी और उसके पिता का रंग इतना काला था कि कोयला भी उसके सामने सफेद नजर आए। अरे वर्षा, चाय लेके आना, लड़की के पिता ने आवाज लगाई। सुनील सोच रहा था, ना जाने कैसी दिखती होगी। वर्षा को आते सुनील ने देखा और वो चौंक गया। जितने उसके पिता काले, उतनी ही वो सफेद थी। उसकी काया पतली ना मोटी थी। हरे रंग की साड़ी में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भारतीय नारी की तरह ही उसका देह था। सुनील ने चाय पीते पूछा, आप क्या करती हैं? अभी कॉलेज पास किया है। चाचा समझ गए थे सुनील को लड़की पसंद है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुनील ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर खड़े चाचा ने कहा, चाचा आप ही का तो घर है। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? सुनील ने चाचा की बैग उठाते हुए कहा और हंसते हंसते दोनों घर में आ गए। सुनील ने सोफा दिखाते कहा, चाचा आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, कहते हुए चाचा बैठे। सुनील पानी लेके आया। चाचा जी पानी। सुनील ने चाचा को पानी देते हुए कहा, कब तक तू पानी पिलाएगा? चाचा ने पानी पीकर ग्लास टेबल पे रखते हुए कहा। सुनील ने कहा, चाचा जी अब घर में अकेला ही तो हूँ, मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट के बाद। दुहखी स्वर में, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला नहीं रहने दूंगा। चाचा ने हंसते हुए कहा, तेरी शादी करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। सुनील ने बात बदलते हुए पूछा, चाचा जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे तूने घर शहर से दूर लिया है तो दिक्कत तो होगी ही ना। मैं बाजू के घर में चला गया था। अच्छा हो तेरे पड़ोसी का उसने बताया कि तू यहाँ पे रहता है। चाचा ने हंसते हुए कहा, पड़ोस में राकेश रहता है, वो भी मेरी तरह अकेला ही रहता है। सुनील ने कहा। चाचा के आने से सुनील बेहद खुश था। हो भी क्यों ना, आखिर इतने बड़े घर में अकेला जो रहता था, अकेलापन काटने को दौड़ता था। चाचा जी मेरा ऑफिस यहाँ से नजदीक ही है, इसीलिए यहाँ पे घर लिया है। सुनील ने चाचा को देखते हुए बोला। चाचा ने कहा, ऑफिस से कुछ दिन छुट्टी रख दे, तेरी शादी के लिए लड़की देखने जाना है। इतनी जल्दी क्या है? सुनील ने शर्माते कहा, अच्छी लड़की है, तू देख लेना, पसंद आए तो शादी कर लेना। चाचा ने समझाते हुए कहा। सुनील ने कहा, ठीक है। सुनील ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और चाचा के साथ गांव में लड़की देखने चला गया। आइए बैठिए। लड़की के पापा ने सुनील और चाचा जी को कहा। सुनील और चाचा खटिया पर बैठकर लड़की का इंतजार करने लगे। सुनील सोच रहा था, चाचा जी कहाँ पे लड़की दिखाने लाए हैं। इसके बाप को देखकर तो लगता है लड़की काली और मोटी होगी। लगे भी क्यों ना, वहां का नजारा कुछ ऐसा था। 2 कमरों का छोटा सा घर था। उसके पिता कुर्सी पर बैठे थे। लगता था कुर्सी अभी टूट जाएगी और उसके पिता का रंग इतना काला था कि कोयला भी उसके सामने सफेद नजर आए। अरे वर्षा, चाय लेके आना, लड़की के पिता ने आवाज लगाई। सुनील सोच रहा था, ना जाने कैसी दिखती होगी। वर्षा को आते सुनील ने देखा और वो चौंक गया। जितने उसके पिता काले, उतनी ही वो सफेद थी। उसकी काया पतली ना मोटी थी। हरे रंग की साड़ी में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भारतीय नारी की तरह ही उसका देह था। सुनील ने चाय पीते पूछा, आप क्या करती हैं? अभी कॉलेज पास किया है। चाचा समझ गए थे सुनील को लड़की पसंद है। चाचा ने वर्षा के पिता से कहा, भैया हमें लड़की पसंद आई है।
अगर आपकी भी कोई आपत्ति नहीं है तो हम रिश्ता पक्का कर सकते हैं। वर्षा के पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। मेरी क्या आपत्ति हो सकती है? आप जैसे सभ्रांत परिवार से रिश्ता मिल जाए, यह तो वर्षा का भाग्य है। सुनील की नजरें वर्षा से मिली और वह तुरंत शर्मा कर नीचे देखने लगा। वर्षा ने भी एक शर्माती सी मुस्कान उसकी तरफ बिखेर दी। घर लौटते हुए सुनील का मन एक अजीब सी उलझन में था। एक तरफ वर्षा की सुंदर तस्वीर थी, तो दूसरी तरफ उसके पिता और उनके घर की सादगी का दृश्य। पर चाचा के उत्साह के आगे उसकी सभी उलझनें बेमानी लग रही थी। क्या बात है बेटे, लगता है तेरा दिल बह गया है वर्षा पर, चाचा ने गाड़ी चलाते हुए मजाक किया। सुनील मुस्कुरा दिया, चाचा जी, वो अच्छी लगती है। बस इतना ही काफी है, बाकी सब चाचा संभाल लेगा। तू बस अपने ऑफिस का काम देख। शादी की तैयारियों का जिम्मा मेरा, चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अगले कुछ हफ्तों में सुनील का घर एक व्यस्त कार्यशाला जैसा बन गया। चाचा हर दिन नई चीजों की योजना बनाते। फोन पर वर्षा के पिता से लंबी बातचीत होती। सुनील ने भी ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी और ले ली थी। एक शाम जब सुनील अकेला था, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने राकेश खड़ा था। क्या हुआ, तुम तो इन दिनों बहुत व्यस्त लग रहे हो? कोई मेहमान आया है क्या? राकेश ने पूछा। सुनील ने उसे अंदर बुलाया और चाय बनाने कीच ले गया। हाँ, मेरे चाचा जी आए हुए हैं। और मेरी शादी तय हो गई है। वाह, यह तो बहुत बढ़िया खबर है, राकेश ने खुशी जताई। कहाँ की लड़की है? गांव की है। नाम है वर्षा, सुनील ने थोड़ा संकोच के साथ कहा। ओह, गांव से, राकेश ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा स्वर था। खैर, बधाई हो। शादी कब है? तारीख तय नहीं हुई अभी, पर जल्दी ही हो जाएगी। राकेश ने चाय का घूंट भरा और एक गहरी सांस ली। सुनील, एक बात कहूं? हम पड़ोसी हैं, तो शायद कहने का हक भी है। गांव की लड़की मतलब? तुम शहरी हो, ऑफिस में काम करते हो, कहीं बाद में कोई दिक्कत न हो। सुनील ने राकेश की बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसके मन में यह बात एक कंटक की तरह चुभ गई। राकेश के जाने के बाद सुनील का मन बैठा नहीं। उसकी बातें लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी। कहीं बाद में कोई दिक्कत न हो। क्या सच में उसने जल्दबाजी कर दी? वर्षा वाकई बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही शादी के लिए काफी था? उनकी पृष्ठभूमि, उनकी सोच, उनकी आदतें, क्या वे मेल खाएंगी? चाचा ने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों बैठे हो? सुनील ने झट से अपने चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। कुछ नहीं चाचा जी, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा है। अरे, यह तो शादी की तैयारियों की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, कल से मैं तेरी मदद करूंगा, चाचा बोले। लेकिन सुनील का डर दूर नहीं हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, शायद उसे वर्षा को थोड़ा और जानना चाहिए। सिर्फ एक मुलाकात पर पूरी जिंदगी का फैसला ठीक नहीं था। अगले दिन उसने चाचा से कहा, चाचा जी, क्या हम वर्षा और उसके परिवार से एक बार फिर मिल सकते हैं? बिना किसी रिश्ते की औपचारिकता के, बस आम लोगों की तरह? चाचा हैरान हुए, क्यों? कुछ परेशानी है क्या? नहीं चाचा, बस जिंदगी साथ बिताने से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है ना।
चाचा ने सुनील की बात मान ली। उन्होंने वर्षा के पिता को फोन किया और एक और मुलाकात का प्रस्ताव रखा। इस बार सिर्फ सुनील और वर्षा आमने सामने बात कर सकते थे। मुलाकात का दिन तय हुआ। सुनील का दिल दहल रहा था। वह जानना चाहता था कि वर्षा की सोच क्या है। क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है या फिर यह सिर्फ उसके पिता का फैसला था। वह इस नई मुलाकात के लिए निकला। उसके मन में आशा थी, लेकिन एक अनजाना सा डर भी था। क्या यह मुलाकात उसकी शादी की राह आसान करेगी या फिर एक नया मोड़ ले आएगी? मुलाकात एक छोटे से रेस्तरां में तय हुई थी। सुनील वहां पहुंचा तो वर्षा और उसकी एक सहेली पहले से ही मेज पर बैठी हुई थी। वर्षा ने नीले रंग की सलवार सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की, नर्वस सी मुस्कान थी। नमस्ते, सुनील ने आवाज में थोड़ा कंपाहट लिए हुए कहा। नमस्ते, वर्षा ने भी सिर हिलाया। कुछ देर तक दोनों की जुबान चल नहीं पा रही थी। आखिरकार सुनील ने ही बात शुरू की। आपको यह जगह पसंद आई? वर्षा ने हल्के से सर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। शांत है। मैं चाहता था कि हम एक बार बिना किसी दबाव के बात कर लें। सुनील ने झिझकते हुए कहा, शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। वर्षा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में ईमानदारी थी। आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे परिवार से हैं और एक अच्छी नौकरी करते हैं। और आपको? सुनील ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, आपको क्या लगता है? क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? वर्षा ने अपनी चाय का कप घुमाया। सुनील जी, मैं एक साधारण से गांव की लड़की हूं। मैंने शहर तो केवल किताबों और फिल्मों में ही देखा है। मेरे सपने हैं नौकरी करने के, आगे पढ़ने के। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी दुनिया में फिट हो पाऊंगी? सुनील हैरान रह गया। वर्षा के सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने खुद तो केवल अपने डर के बारे में सोचा था, वर्षा के डर के बारे में नहीं। वर्षा, सुनील ने दृढ़ता से कहा, दुनिया तो दुनिया है। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो कोई भी दुनिया अजनबी नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करूंगा। यह कहते हुए सुनील के अपने दिल का भार हल्का हो गया। वर्षा की आंखों में एक चमक दौड़ गई। शायद यह रिश्ता सिर्फ दो परिवारों का मेल नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन बन सकता था। दोनों की बातचीत अब बेहतर हो चली थी। वे अपनी पसंद नापसंद, अपने सपने साझा करने लगे। समय बीतता गया और जाते जाते दोनों के चेहरे पर एक सहमति और समझ की मुस्कान थी। सुनील जब घर पहुंचा तो चाचा उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कैसी रही मुलाकात? चाचा ने पूछा। सुनील मुस्कुराया। चाचा जी, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। वर्षा ही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। चाचा की आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस रिश्ते की खुशहाली पर एक अनजाना साया मंडरा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो सुनील के अतीत से जुड़ा है और जो उसकी आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। चाचा की आंखों में खुशी की चमक देखकर सुनील का दिल हल्का हो गया। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। घर में चहल पहल बढ़ गई। रंग बिरंगे कपड़े, मिठाइयों के डिब्बे और बधाई के फूलमालाएं आने लगे। एक शाम सुनील अपने कमरे में पुराने बक्सों में से कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा था। शादी के लिए जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। तभी उसकी नज़र एक पुराने, धूल भरे ब्राउन कलर के फाइल पर पड़ी। फाइल पर उसके पिता का नाम, डॉक्टर अजय मेहरा,
लिखा हुआ था। उसके मन में एक कसक सी उठी। पिता की यादें ताजा हो आईं। वह एक प्रतिष्ठित रिसर्च साइंटिस्ट थे जो एक सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करते थे। उनकी और मां की कार एक्सीडेंट में मौत अचानक और रहस्यमयी लगी थी। पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना बता दिया था, लेकिन सुनील के मन में हमेशा एक कचोट रह गई थी। उसने फाइल खोली। अंदर उसके पिता के रिसर्च पेपर्स, कुछ तकनीकी ड्राइंग और एक पुराना डायरी थी। सुनील ने डायरी उठाई। वह उनकी व्यक्तिगत डायरी थी। उसने पन्ने पलटे। ज्यादातर एंट्रीज रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में थी, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों पर लिखी बातें उसे चौंका गई। प्रोजेक्ट अग्नि पूरा होने के करीब है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कुछ लोग बहुत ऊपर तक इसकी जानकारी चाहते हैं। मैंने मना कर दिया है। आज फिर एक अजनबी फोन आया, धमकी भरा। वे मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रीना, सुनील की मां, को कुछ नहीं बताया। सुनील की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। यह मेरी आखिरी एंट्री हो सकती है। अगर कुछ हो जाए तो सच ब्लैक बॉक्स में है। वीके जानता है। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसके माता पिता की हत्या हुई थी। और वह ब्लैक बॉक्स क्या था? और वीके कौन था? उसने तेजी से फाइल के बाकी हिस्से छान मारे। एक पीले पड़े हुए एनवेलॉप के अंदर एक छोटी सी चाबी थी, जिस पर L14 लिखा हुआ था। शायद किसी लॉकर की चाबी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनील ने फाइल और चाबी को तेजी से अपने बैग में छुपा दिया और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर राकेश खड़ा था, एक मुस्कान लिए हुए। क्या हाल है, दूल्हा जी? तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब ठीक है, सुनील ने अपना घबराया हुआ स्वर नियंत्रित करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर जल्दी ही तुम्हारी बारात निकलने वाली है, राकेश बोला, लेकिन उसकी नजरें सुनील के कमरे की तरफ भटक रही थी, जहां वह पुराना बक्सा अभी भी खुला पड़ा था। अरे, पुराना सामान निकाल रहे हो? कुछ जरूरी? सुनील ने खुद को संभाला। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी? या फिर राकेश को कुछ पता था? क्या वह V.K हो सकता था? विकास? विजय? वह नहीं जानता था। नहीं, बस शादी के लिए कुछ कागजात ढूंढ रहा था, सुनील ने आत्मविश्वास से कहा। ओह, ठीक है, राकेश ने कहा, खैर, मैं चलता हूं। अगर कुछ चाहिए तो बताना। राकेश के जाने के बाद सुनील ने दरवाजा बंद किया और पीठ टेक कर दीवार से लग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी शादी की खुशियां अब एक गहरे रहस्य और खतरे में डूबती जा रही थी। उसे दो रास्ते दिखाई दे रहे थे। एक रास्ता था इस सब को भूलकर वर्षा के साथ नई जिंदगी शुरू करने का, और दूसरा रास्ता था उस सच को ढूंढने का जिसने उसके माता पिता की जान ले ली थी। और अब शायद उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में थी। उसने अपना बैग खोला और उस छोटी सी चाबी को हाथ में ले लिया। L14। यह चाबी कहाँ की थी? और कौन था वीके? सुनील ने फैसला कर लिया। वह चुप नहीं बैठेगा। उसे पता लगाना होगा कि उसके साथ हुआ क्या था, भले ही इसके लिए उसे अपनी शादी और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना पड़े। अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। पहले वह अकेलेपन से जूझ रहा था, अब वह एक ऐसे सच से लड़ने को तैयार था जो उसे अंधेरी गलियों में ले जा सकता था।
और वह नहीं जानता था कि इस सफर का अंत कहाँ होगा। अगले कुछ दिन सुनील के लिए बेहद मुश्किल भरे थे। उसके भीतर एक तरफ तो वर्षा और नई जिंदगी की खुशी थी, और दूसरी तरफ एक गहरा डर और जिज्ञासा जो उसे अपने माता पिता की मौत के रहस्य की तरफ खींच रही थी। शादी की तैयारियां जारी थी। चाचा हर वक्त कुछ न कुछ प्लान करते रहते, लेकिन सुनील का दिमाग उस चाबी और डायरी में लिखे V.K. के पीछे ही भटक रहा था। उसने तय किया कि पहले उसे लॉकर L14 ढूंढना होगा। उसने इंटरनेट पर शहर के सभी प्रमुख बैंकों और प्राइवेट लॉकर सुविधाओं की लिस्ट निकाली। उसने एक प्लान बनाया। उसने चाचा से कहा कि उसे ऑफिस के कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। पहला बैंक वही था जहां उसके पिता का अकाउंट था, लेकिन वहां पूछताछ करने पर पता चला कि L14 नंबर का लॉकर उनके पास नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा बैंक। हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। कोई L14 नहीं जानता था। थक-हार कर वह एक छोटे से पुराने बैंक की ओर चल पड़ा, जो शहर के पुराने इलाके में था। यह बैंक उसके पिता के पुराने ऑफिस के पास था। बैंक का भवन पुराना था, अंदर का वातावरण शांत और गंभीर। सुनील ने एक कर्मचारी से पूछा, "एक्सक्यूज मी, क्या आपके यहाँ L14 नंबर का लॉकर है?" बूढ़े कर्मचारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। "आपका नाम?" "सुनील। सुनील मेहरा।" कर्मचारी ने एक पुरानी रजिस्टर उठाई, उसे पलटा। उसकी उंगली एक नाम पर रुकी। मेहरा। डॉक्टर अजय मेहरा। सुनील का दिल एक धड़कना भूल गया। हाँ, वह मेरे पिता है। आपके पास ऑथोराइजेशन है। सुनील ने अपना आईडी प्रूफ और अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी निकालकर दिखाई। कर्मचारी ने सब कुछ ध्यान से चेक किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ आइए। वह सुनील को एक संकरे गलियारे से लेकर गया, जहां दीवार पर लोहे के सैकड़ों लॉकर लगे हुए थे। वह L14 के सामने रुका। उसने सुनील को चाबी दिखाने के लिए कहा। सुनील ने अपनी जेब से वह पुरानी चाबी निकाली। कर्मचारी ने देखा और इशारा किया, "लो, खोलो। मैं बाहर खड़ा हूं।" सुनील का हाथ कांप रहा था। उसने चाबी लॉक में लगाई और घुमाई। एक क्लिक की आवाज हुई और लॉकर का दरवाजा खुल गया। अंदर बस एक चीज थी, एक काला, मोटा, मजबूत डिब्बा। उस पर सफेद रंग से प्रोजेक्ट अग्नि लिखा हुआ था। यही वह ब्लैक बॉक्स था। सुनील ने तेजी से उसे अपने बैग में रख लिया और लॉकर बंद कर दिया। उसने कर्मचारी को धन्यवाद दिया और बैंक से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके सामने वह ब्लैक बॉक्स था। उसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं थी, बस एक छोटा सा डिजिटल कोड लॉक लगा हुआ था। उसने बॉक्स को हिलाया। अंदर कुछ कागजात और एक छोटी सी चीज खनखना रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, कोड क्या हो सकता है? उसके पिता ने डायरी में कोई संख्या नहीं लिखी थी। उसने अपने पिता की जन्मतिथि, अपनी जन्मतिथि, अपनी मां की जन्मतिथि डालकर देखी। हर बार गलत कोड की आवाज आती। वह हताश हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने पिता की एक पुरानी फोटो पर पड़ी, जो उनके डेस्क पर रखी थी। फोटो उस दिन की थी जब उन्होंने अपना यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता था। उसके मन में एक विचार कौन था। उसने वह तारीख डाली जिस दिन उन्हें वह पुरस्कार मिला था। बीप। हल्की सी आवाज हुई और ब्लैक बॉक्स का ताला खुल गया। सुनील ने सांस रोककर बॉक्स का ढक्कन उठाया। अंदर एक पेनड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे।
सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे सुनील के नाम। सुनील ने वह चिट्ठी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन पढ़ते ही उसकी सांसें थम सी गई। मेरे प्यारे सुनील, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। और शायद यह कोई दुर्घटना नहीं थी। सुनील ने आगे पढ़ा। चिट्ठी में उसके पिता ने प्रोजेक्ट अग्नि के बारे में लिखा था। यह एक ऐसा हथियार था जो बिना आवाज और बिना रोशनी के दुश्मन को खत्म कर सकता था। लेकिन उन्होंने इसे सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह गलत हाथों में पड़े। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, जिस आदमी पर मैं भरोसा करता था, विजय कुमार, उसने मुझे धोखा दिया है। वह इस प्रोजेक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुट को बेचना चाहता है। सावधान रहना बेटा, वह तुम्हारे पास भी आ सकता है। इस पेनड्राइव में सबूत हैं। इसे सीबीआई के डायरेक्टर रघुवंशी को देना। बस किसी पर भरोसा मत करना। विजय कुमार, वीके। सुनील ने यह नाम कहीं सुना था। अचानक उसे याद आया। उसके पिता के सबसे करीबी दोस्त और उनके प्रोजेक्ट के पार्टनर, वही विजय कुमार, जिसे वह विजय अंकल कहता था। वह व्यक्ति जो उसके माता-पिता के अंतिम संस्कार में सबसे ज्यादा रोया था। एक साथ इतने सारे सच को पचा पाना मुश्किल था। सुनील स्तब्ध था। तभी उसका फोन बजा। वर्षा का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। हेलो वर्षा। सुनील जी, आप ठीक तो हैं? वर्षा की आवाज में चिंता थी। आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है। नहीं, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा सरदर्द है। अच्छा, तो फिर आराम करिए। कल हम लोग शादी के कपड़े देखने जा रहे हैं ना? आप जल्दी ठीक हो जाइएगा, वर्षा ने प्यार से कहा। फोन रखते ही सुनील की नजर ब्लैक बॉक्स और उस पेनड्राइव पर पड़ी। अब वह क्या करे? किस पर भरोसा करें? विजय अंकल, जो एक खलनायक निकले, राकेश, जो शक के घेरे में था, और वर्षा, क्या वह उसे इस खतरनाक सच में घसीटे? उसने पेनड्राइव को मुट्ठी में भींच लिया। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। और यह लड़ाई उसकी शादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वर्षा से फोन पर बात करने के बाद सुनील ने फैसला किया कि वह अब अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। उसे किसी भरोसेमंद सहारे की जरूरत थी। उसने पेनड्राइव की एक कॉपी बनाई और मूल पेनड्राइव को अपने पास छुपा दिया। अगली सुबह, जब चाचा मंदिर गए हुए थे, सुनील ने वर्षा को फोन किया। वर्षा, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? जल्दी। एकदम अकेले में। वर्षा हैरान हुई। क्या बात है सुनील जी? आपकी आवाज में इतनी गंभीरता क्यों है? मिलकर बताता हूं। प्लीज, यह बहुत जरूरी है। दोपहर में शहर के एक शांत पार्क में दोनों मिले। सुनील ने वर्षा को पूरी कहानी सुनाई, डायरी, चाबी, लॉकर, ब्लैक बॉक्स और विजय कुमार के बारे में। वर्षा हैरान थी। उसकी आंखें डर और विश्वास के बीच झूल रही थी। यह तो फिल्म जैसा लग रहा है सुनील जी। आपके पिताजी, उनकी हत्या? हाँ वर्षा, सुनील ने दर्द से भरी आवाज में कहा, और अब मुझे डर है कि विजय कुमार को पता चल गया होगा कि मुझे इस बारे में पता है। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पापा ने चिट्ठी में लिखा है कि किसी पर भरोसा मत करना। पुलिस में भी उनके लोग हो सकते हैं।
उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर रघुवंशी का नाम लिया है। मैं सीधे उनसे संपर्क करना चाहता हूं। वर्षा ने सुनील का हाथ थामा। मैं आपके साथ हूं सुनील जी, चाहे जो हो जाए। दोनों ने फैसला किया कि सीबीआई ऑफिस जाने से पहले वे विजय कुमार के बारे में कुछ और जानकारी जुटाएंगे। सुनील ने इंटरनेट पर विजय कुमार का नाम सर्च किया। विजय कुमार अब कुमार इंडस्ट्रीज के मालिक थे, एक बड़ी ऑयल कंपनी। वह देश के जाने-माने उद्योगपतियों में गिने जाते थे। यह आदमी तो बहुत ताकतवर है, वर्षा ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा, सुनील बोला। शाम को जब सुनील घर लौटा तो चाचा बहुत परेशान लग रहे थे। आज विजय तुम्हें मिलने आया था। सुनील का खून सूख गया। विजय अंकल? यहाँ? क्यों? कहने लगे कि तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहते हैं। तुम्हारे पिता का सबसे पुराना दोस्त है ना? बोले कल फिर आएंगे। सुनील का दिल जोरों से धड़कने लगा। विजय कुमार को शक हो गया था। वह उसके पीछे पड़ गया था। रात में सुनील ने पेनड्राइव की सामग्री चेक की। उसमें प्रोजेक्ट अग्नि के सारे डिजाइन, रिसर्च पेपर्स और विजय कुमार की एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। ये सबूत उसे जेल भेजने के लिए काफी थे। अगली सुबह सुनील और वर्षा सीधे सीबीआई कार्यालय पहुंचे। डायरेक्टर रघुवंशी से मिलने में उन्हें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। जब वे अंदर पहुंचे तो रघुवंशी एक गंभीर व्यक्ति लग रहे थे। सुनील ने सारी बातें बताईं और पेनड्राइव उन्हें सौंप दी। रघुवंशी ने पेनड्राइव को ध्यान से देखा। तुम्हारे पिता महान देशभक्त थे सुनील। हम लंबे समय से विजय कुमार पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तो क्या आप उसे अभी गिरफ्तार करेंगे? सुनील ने उत्सुकता से पूछा। इतना आसान नहीं है ए बेटे। विजय कुमार बहुत ताकतवर आदमी है। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। तुम घर जाओ और सामान्य व्यवहार करो। घर लौटते हुए सुनील को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के सामने 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं। वे उसके आते ही तेजी से वहां से चले गए। सुनील ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। पूरा घर उजाड़ दिया गया था। फर्नीचर टूटा पड़ा था, कागजात बिखरे हुए थे। चाचा, चाचा, सुनील ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरे घर में चाचा को ढूंढा। वह कहीं नहीं थे। तभी उसका फोन बजा। एक अजनबी आवाज थी। अगर तुम्हें अपने चाचा की जिंदगी प्यारी है तो वह पेनड्राइव हमें वापस कर दो। हमें पता है कि तुमने कॉपी बना ली है। असली वाली हमें चाहिए। चाचा कहाँ है? सुनील ने गुस्से में कहा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और हाँ, वर्षा को भी अच्छे से समझा देना कि वह चुप रहे। नहीं तो उसके पिता का भी वही हाल होगा। फोन कट गया। सुनील ने तुरंत वर्षा को फोन किया। वर्षा, तुम्हारे पापा ठीक है ना? हाँ, वो तो गांव में ही है। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। बस सावधान रहना। सुनील ने फोन रख दिया। वह अब अकेला खड़ा था। चाचा गायब, विजय कुमार का खतरा, और वह पेनड्राइव जो अब उसकी जान के लिए खतरा बन चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि इस लड़ाई में उसने क्या खोना था, और अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। विजय कुमार ने गलत आदमी से पंगा लिया था। सुनील ने मुट्ठी बांधी। अब वह बस इंतजार नहीं करेगा। अब वह हमला करेगा।
फोन कटने के बाद सुनील का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। विजय कुमार ने उसके चाचा को उठा लिया था, यह साफ था। लेकिन वह पेनड्राइव क्यों चाहता था? क्या सीबीआई में भी उसके आदमी थे? क्या रघुवंशी पर भरोसा करना गलत था? सुनील ने तुरंत वर्षा को दोबारा फोन किया। वर्षा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। बताइए सुनील जी, मैं तैयार हूँ, वर्षा ने फौरन जवाब दिया। मुझे किसी ऐसी जगह की जरूरत है जहां कोई हमें ढूंढ न सके। तुम्हारे गांव का कोई सुरक्षित स्थान? वर्षा ने सोचा, हाँ, हमारे खेत के पीछे एक पुराना खलिहान है। कोई वहां नहीं जाता। परफेक्ट। तुम वहीं मेरा इंतजार करना। मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं। सुनील ने असली पेनड्राइव अपने पास रखी और एक फोटोकॉपी बनाकर उसे एक डब्बे में छुपा दिया। फिर वह तेजी से अपनी कार में बैठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने रघुवंशी को फोन किया। सर, विजय कुमार ने मेरे चाचा को उठा लिया है। वह पेनड्राइव की मांग कर रहा है। रघुवंशी की आवाज गंभीर थी। सुनो बेटे, तुम घबराओ मत। हम तुम्हारे चाचा को ढूंढ लेंगे। तुम हमसे कहाँ मिल सकते हो? सुनील ने अंतर्ज्ञान से कहा, मैं अभी शहर में हूँ सर। जैसे ही सेफ हूँ, आपको लोकेशन भेजूंगा। फोन कटते ही सुनील को एहसास हुआ, रघुवंशी ने उससे मिलने की जगह नहीं पूछी। एक सीबीआई अधिकारी को तो उसकी लोकेशन तुरंत चाहिए होनी चाहिए थी। कुछ गड़बड़ थी। वह सीधे गांव पहुंचा और वर्षा से मिला। खलिहान में बैठकर उसने वर्षा को सब कुछ बताया। मुझे लगता है रघुवंशी भी विजय कुमार के साथ है, सुनील ने कहा। तो फिर अब हम क्या करें? वर्षा ने चिंतित होकर पूछा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को ये सबूत देना होगा जिस पर हमें भरोसा हो। तभी सुनील को याद आया, उसके पिता की डायरी में एक और नाम था। डॉक्टर शर्मा, जो उसके पिता के साथ प्रोजेक्ट अग्नि पर काम करते थे। उसने तुरंत इंटरनेट पर डॉक्टर शर्मा को सर्च किया। डॉक्टर राजेश शर्मा अब एक प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते थे। चलो वर्षा, हमें डॉक्टर शर्मा से मिलना है, सुनील ने कहा। दोनों डॉक्टर शर्मा के इंस्टीट्यूट पहुंचे। डॉक्टर शर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने सुनील को पहचान लिया। सुनील बेटा, तुम यहाँ? तुम्हारे पिता को गुजरे हुए 10 साल हो गए। डॉक्टर शर्मा की आंखें नम हो गईं। सुनील ने सारी कहानी सुनाई। डॉक्टर शर्मा ने पेनड्राइव देखी तो वह गंभीर हो गए। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके कारण तुम्हारे पिता की मौत हुई, डॉक्टर शर्मा बोले। विजय कुमार एक खतरनाक आदमी है। उसके पास पूरी एक प्राइवेट आर्मी है। हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? वर्षा ने पूछा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डॉक्टर शर्मा ने कहा। मेरा एक दोस्त है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता है। वह इन सबूतों को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है। लेकिन तभी डॉक्टर शर्मा के सेक्रेटरी ने अंदर आकर कहा, सर, बाहर कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि सुनील मेहरा से जरूरी काम है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। विजय कुमार के लोग उन तक पहुंच गए थे। डॉक्टर शर्मा ने तुरंत एक चाबी निकाली। बचकर निकलो। यह बैकडोर की चाबी है। मेरी कार से निकल जाओ। लेकिन आप? सुनील ने चिंतित होकर पूछा। मैं समझाऊंगा कि तुम यहां नहीं हो। जल्दी करो। सुनील और वर्षा बैकडोर से निकले और डॉक्टर शर्मा की कार से भागे। पीछे से गोली की आवाजें आईं। विजय कुमार के लोगों ने डॉक्टर शर्मा के ऑफिस में घुसपैठ कर ली थी। कार में बैठे बैठे सुनील ने देखा कि उनके पीछे 2 कारें थीं,
जो तेज गति से उनका पीछा कर रही थी। वो हमारे पीछे हैं, वर्षा ने डर से चिल्लाया। सुनील ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसे अब समझ आ रहा था कि यह लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और अब वह अकेला नहीं था, वर्षा उसके साथ थी। लेकिन विजय कुमार के लोग बहुत करीब आ चुके थे। अगले ही पल उनकी कार की बैक विंडो गोली से टूटकर बिखर गई। अध्याय समाप्त।